study right now is the topic that we are going to study right now is thermodynamics. Okay. And basically, as the name suggests, thermodynamics is thermodynamics or basically thermal ka study. Thermal means temperature. Okay. But what exactly is temperature? Let's do one simple experiment. Let's take a bucket of hot water. I want you to insert your hand inside that hot water. आपने hand insert किया. आपको चटका लगता है, आप बोलते हो पानी गर्म है. But somebody comes and asks you by what value or how much hot it is. Then the degree of measure of hotness or coldness, मतलब वो कितना गर्म है उसका मेजर जो होता है उसको बोलते हैं टेम्परेचर. तो आप बोलते हो ना, अरे पानी 35 डिग्री है मतलब पानी गर्म है, पानी 30 डिग्री है ओके ओके, पानी 10 डिग्री है दैट मीन्स वाटर इज कोल्ड. So that temperature gives you the idea of how hot the body is or how cold the body is. What thermodynamics is actually study of that temperature, and not only that, it also helps us study in interconversion of heat. Interconversion मतलब क्या होता है? Energy cannot be created nor be destroyed. It can be transferred from one form to another. Similarly, as heat is a type of energy, it can be transmitted from one form to another. तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हीट पढ़ते हैं, सॉरी फर्स्ट टेम्परेचर पढ़ते हैं, हीट पढ़ते हैं और उस हीट का अदर फॉर्म्स में कन्वर्जन करते हैं. एक एग्जांपल बताता हूँ. समटाइम्स द वाटर दैट इज फॉलिंग एट द बॉटम ऑफ अ वाटरफॉल इज लिटिल बिट lukewarm, और यू कुड से थोड़ा बहुत ऐसा गर्म होता है, ज्यादा गर्म नहीं, थोड़ा बहुत. Why? Because potential energy is getting converted into kinetic energy, and after that kinetic energy on impact gets converted into heat energy. When you rub your hand, you are basically doing some work, but because of the friction your hands feel warm. क्यों? heat में convert हो रहा है. Same thing happen in case of, actually उल्टा thing happen in case of heat engine. आप heat provide करते हो किसी चीज को and it actually provides useful work. जेम्स वॉट का इंजन, वॉट्स इंजन सुना आपने? उसमें आप कोल बर्न करते हो, स्टीम इंजन आई एम टॉकिंग अबाउट. सो यू बेसिकली बर्न कोल, कोल के वजह से कोल को हीट देते हो, हीट स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम टरबाइन को घुमाता है. ऑल द पावर प्लांट्स, और जो हम लोग मोस्टली अभी हाइड्रोलिक पावर प्लांट एक होता है जिसमें वी यूज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर टू टर्न द टरबाइन, एंड देन वी हैव दिस पर्टिकुलर कोल पावर प्लांट, ओके, और थर्मल पावर प्लांट जिसमें कोल को बर्न करते हैं. Now they require very fresh coal, मतलब like अच्छे क्वालिटी का and good quality coal we require, which is not possible in India. Hence they import it from countries like Australia. तो वो शिप में आता है कोल, ट्रैवल करके शिप के थ्रू कोल आ जाता है, और then they crush that coal over here. वो सी लेवल सी से अपने कंपनी के तरफ लाते हैं उसको, then crush करते हैं क्रशर्स में, देन दे प्यूरिफाई, मतलब प्यूरिफाई मतलब ऐसे लाइक क्रशिंग फॉर्म में, फिर वो बर्न करते हैं उसको, वो बर्न करके वाटर गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं बॉयलर्स में, उधर से स्टीम जनरेट करते हैं, स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन से जनरेटर घुमाते हैं, एंड देन यू गेट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो यू कुड से दैट द प्रोसेस इज अ लिटिल बिट कॉस्टली, हेक्टिक, एंड हेंस कोल पावर प्लांट में ज्यादा खर्चा आता है ऑपरेशन का, मतलब इट्स लाइक इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट इज मोर कंपेयर टू द हाइड्रोलिक पावर प्लांट. बट हाइड्रोलिक, इन केस ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट यू हैव टू, जो अपना इनिशियल बिल्डअप कॉस्ट होता है ना वो ज्यादा होता है, तो आपको इनिशियली बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लोगों को उनकी जगह से हटाना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो एवरीथिंग हैज इट्स प्लस एंड माइनसेस. बट ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे, टॉपिक करेंगे थर्मल के रिलेटेड. तो क्या सीखा आपने थर्मोडायनेमिक्स में? थर्मोडायनेमिक्स में वी आर गोना स्टडी टेम्परेचर, हीट एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट, मतलब हीट किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, तो कैसे होता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. There are some terms that you should be familiar with. The first term is thermal equilibrium. When I use the word thermal equilibrium, what do I mean? I mean that the two bodies are at the same temperature. Let's say my hand A and hand B. Both of these are in thermal equilibrium. क्यों? क्योंकि जितना इस hand का temperature होगा उतना ही इस hand का होगा. So I am going to use the word thermally in equilibrium. Similarly, there is a word known as chemical equilibrium. If there is no reaction taking place, we say that the system is in chemical equilibrium.
सिस्टम स्टेबल है, इट्स नॉट रिएक्टिंग विद एनीथिंग, केमिकली इक्विलिब्रियम, chemical equilibrium. The last one is mechanical equilibrium. If there are no forces acting on the system, एक आपने मोबाइल रखा है साइड में, वो मोबाइल हिल नहीं रहा है अपने जगह से, because there are no forces acting on it, then we say that mobile is in mechanical equilibrium. तो thermal equilibrium, temperature of the system is same, so दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम रहता है. Chemical equilibrium, there are no reaction taking place, and the last one is mechanical equilibrium, so no forces are acting on the system. Okay, sir, you are using the word system continuously. What exactly is system? Okay, system is anything you want it to be. Like for example, I can consider this object as my system, coffee ka mug as my system, this fruity that is kept over here is as system, or this classroom as my system. System can be anything you want it to be. So why do we need to consider system? Because when we consider a system, our focus will be on system only. For example, आप स्टडी करने बैठे हो, आपके बाजू में टीवी चल रहा है, आपके बाजू में, आपके हाथ में मोबाइल है, एंड योर फ्रेंड्स इज चिट चैटिंग विथ यू, साइड बाजू में बैठ के आपका भाई कुछ सॉन्ग गा रहा है. So your mind is not on the study, but when you focus on the textbook as system, तो आप सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर फोकस करोगे, आपने टेक्स्ट बुक को सिस्टम कंसिडर किया, then you won't care what is happening outside. तो बाहर भूकंप भी आ गया, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर सुनामी भी आ गया, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ध्यान आपके सिस्टम में रहेगा. So when you consider something as system, your entire focus will be on system. You won't care what is happening in the surrounding. The line that joins or line that goes through system and surrounding is known as boundary. Together, system, boundary and surrounding creates what we call as universe. ये होते हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स में करवाया था. तो ये होते हैं सिंपल से कंसेप्ट. बट सिस्टम समझो, सिस्टम कैन बी एनीथिंग यू वांट इट टू बी. आपके ऊपर है, आपको फोकस किसके ऊपर करना है, वो आपके ऊपर है. ओके सर, हीट बाउंड्री में रहेगा. हाँ, जो हीट होता है, दैट हीट इज नथिंग बट एनर्जी दैट इज फ्लोइंग अराउंड द बाउंड्री. तो हीट या तो बाहर से अंदर आएगा या फिर अंदर से बाहर जाएगा. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ सर. तो फिर उस बाउंड्री के बाहर क्या होगा? सराउंडिंग. जो भी बाहर है वो सराउंडिंग. अगर मैं ये फ्रूटी को एज अ सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ, तो फ्रूटी के बाहर जो मैं बैठा हूँ, मैं खुद सराउंडिंग में हूँ. गेटिंग इट? तो ये फ्रूटी के जो ये जो है ना, कवर जो है ना, ये प्लास्टिक जो भी है, पेपर, दैट इज बाउंड्री. और इसके बाहर जो भी है वो सराउंडिंग, अंदर जो भी है वो मेरा सिस्टम. नाउ इज इट क्लियर? ऐसा है वो. अच्छा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम दैट यू शुड बी फैमिलियर विद. ओके, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, 3 सिस्टम के बारे में हम लोग को नॉलेज चाहिए. नोट्स है मेरे पास, डोंट वरी अबाउट इट. तो पहला सिस्टम जो हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज ओपन सिस्टम. नेक्स्ट वन इज क्लोज सिस्टम एंड द थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम. सी, इन केस ऑफ ओपन सिस्टम, mass as well as energy can be exchanged. So mass भी exchange होता है and energy भी exchange होता है. मतलब क्या? एक एग्जांपल लेते हैं, टरबाइन. टरबाइन क्या होते हैं? टरबाइन आर लाइक ब्लेड्स, मतलब लाइक पंखे जैसा होता है कुछ सिस्टम. अभी फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोलिक पावर प्लांट देखो, तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट में क्या होता है, ऊपर से पानी आता है, ये पानी अंदर जाता है, फैंस को घुमाता है जिसके थ्रू जनरेटर घूमते हैं. वो अंदर फैन कैसे दिखते हैं, क्या है, नहीं चाहिए, एग्जिट मारते हैं. बट मास अंदर आ रहा है, मास बाहर जा रहा है. तो सिस्टम के थ्रू, मैंने टरबाइन को मेरा सिस्टम कंसिडर किया, सिस्टम के थ्रू मास इज एक्सचेंजिंग. एट द सेम टाइम, बिकॉज ऑफ सडन impact, there will be heat generated. This heat is also thrown outside. Heat को Q से डिनोट करते हैं. Q is the symbol of heat. तो मास भी एक्सचेंज हो रहा है, हीट भी एक्सचेंज हो रहा है, एंड हेंस टरबाइन is a good example of open system. मास भी एक्सचेंज होता है और हीट भी एक्सचेंज होता है. The another good example सर, of मास एक्सचेंज कैसे होता है वो बताना वापस. बाहर से पानी अंदर आया, अंदर से पानी बाहर गया. अभी जो पानी टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक होता है, वो टरबाइन को घुमा के बाद में बाहर ही जाता है ना. यस सर. ओके, तो ये हो गया.
ये टरबाइन ओपन सिस्टम हुआ। एक और बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास, ह्यूमन बॉडी। ओके, अभी ह्यूमन बॉडी में यू नो दैट कि अपने बॉडीज के थ्रू हीट ट्रांसफर होता रहता है, कभी अपना बॉडी वार्म होता है, कभी ठंडा होता है। व्हाई? बिकॉज अवर बॉडी इज एडजस्टिंग अवर टेम्परेचर। अभी मास कैसे एक्सचेंज होता है वो आप सोचो, उतना तो होगा सेंस आपके पास। समझ गया सर। तो the another example of open system is human body. Now let's talk about cloth system. Cloth system में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, नो मास इज गेटिंग एक्सचेंज। लाइक कैसे एग्जांपल हम लोग ले, मान के चलो पानी गर्म करने को रखा है आपने, ओके, और आपने उस पानी गर्म करते वक्त ना आपने क्या किया, उसके ऊपर ढक्कन रखा है। सो यू आर बेसिकली क्लोजिंग द सिस्टम सो दैट वेपर एस्केप नहीं हो रहा है, बट एट द सेम टाइम हीट इज गेटिंग एस्केप। तो बाहर में हीट जा रहा है, पानी के जो बर्तन है उसमें से हीट बाहर जा रहा है, तो एनर्जी इज गेटिंग लिबरेटेड, एनर्जी इज थ्रोन आउट, बट मास अंदर ही ट्रैप्ड है। तो जब सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, वी कॉल दैट सिस्टम एज क्लोज सिस्टम। एंड इन केस ऑफ आइसो, कॉफी कप यू कुड टेक, बट ना मैंने एक बार ना कॉफी कप का एग्जांपल लिया था सुधांशु, तो मेरे को ना एक स्टूडेंट ने पूछा, सर अगर कॉफी ज्यादा गर्म हो गया तो जो फ्यूम्स बाहर निकलते हैं वो कॉफी के पार्टिकल को भी तो लेके जा सकते हैं। तो मेरे को उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना, अगर कॉफी ज्यादा गर्म है तो हाँ फ्यूम्स सर। निकलते हैं। तो यू कैन नॉट टेक कॉफी कप एज एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। समझ रहे हो? फोन क्या रहेगा? फोन फोन, या फोन इज ऑल्सो अ गुड एग्जांपल। अगर फोन गर्म हो रहा है आपका, आपका सैमसंग का फोन है, तो इट्स ऑल्सो गुड एग्जांपल, वो हीट हो इसका जाता है अगर ना समझो तुरंत। एनर्जी दे रहे हैं, नंबर चार्ज करने में एनर्जी हो रही है। हाँ, बट मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यस, यू कैन, फोन इज ऑल्सो गुड एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। हिमांशु, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आपको समझ रहा है, नया ही चैप्टर स्टार्ट किया है थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो आपको समझ जाएगा, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। नेक्स्ट वन इज आइसोलेटेड। फिर भी आपको अगर डाउट आ रहे तो यू कैन आस्क मी। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? तो आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम जिसमें ना मास एक्सचेंज होता है ना एनर्जी एक्सचेंज होता है। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज आइडियल थर्मस। तू तू ये क्यों बोल रहा है? मतलब कौन सा आयन? कैसे मेरे को इस्त्री बोल रहा है? अच्छा, इस्त्री वो गर्म होता है इसके लिए, इस्त्री भी गुड एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आइडियल थर्मस। अभी आपको आइडियल क्यों बोला वो मैं बताता हूँ, है ना। कैलोरीमीटर इज आल्सो गुड एग्जांपल। या अभी आप इमेजिन करो, बट आइसोलेटेड सिस्टम में आपके पास एक थर्मस है। थर्मस में जब आप सुबह गर्म चाय रखते हो तो क्या वो जितना दिन रखा है उतना दिन गर्म ही रहेगी? इट्स नॉट लाइक दैट ना, कभी ना कभी वो ठंडा Right. होने ही वाला है। तो दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड आइडियल। तो आइडियल थर्मस के अंदर ना तो मास ट्रांसफर होगा ना तो हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि थर्मस का पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट। एंड इफ इट इज आइडियल, इट्स गोना डू दैट ऑलवेज। नाउ यू नो दैट nothing ideal exists in this world, but still we have taken it as a example. So ideal thermos is a good example of isolated system. तीन सिस्टम पढ़े, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज होते हैं, क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज, एंड आइसोलेटेड सिस्टम में nothing is exchanged. Now let's begin with the notes, let's begin with the topic. हीट ट्रांसफर थर्मोडायनामिक्स में नहीं है डाला है उन्होंने। इसमें सेकेंड लॉ इंट्रोड्यूस नहीं किया है मैंने। एक मिनट।
Just a second. ये इधर से कॉपी करना पड़ेगा. Carnot cycle and all that. Okay, got it. No issue. Chalo. Let's begin with the topic of thermodynamics. These are some basic definition that I already discussed. Temperature, thermodynamics, then modified definition, heat and all, etc. The notes, few notes that you have to remember about heat are this. First, heat transfer will take place if and only if there exists temperature difference. एक जगह पे temperature 30 है and दूसरे जगह पे 10 है, then and then only heat transfer is possible. If both of the systems or both of the objects are at thermal equilibrium, no heat transfer will take place. Heat naturally flows from high temperature to low temperature. हमेशा heat high temperature to low temperature ही flow होने की कोशिश करेगा. If you want to do otherwise, that is, अगर आपको लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफर करना है, देन इन दैट केस यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल डिवाइसेस. ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको, बट नेचुरली हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर से फ्लो होगा. दो इंपॉर्टेंट चीजें रिलेटेड टू हीट. ऑल्सो रिमेंबर HT इज नथिंग बट हीट ट्रांसफर. Let's continue with the terms known as thermal equilibrium. When two objects are at the same temperature, we say that these objects are in thermal equilibrium. For example, A and B अपने पास दो object है and both of these objects are at the temperature of 40. तो 40 एक का temperature, 40 दूसरे का temperature. Since they both are in equilibrium, मतलब same temperature, we say they are in the thermal equilibrium. Now let's talk about zeroth law of thermodynamics. This is most basic law of thermodynamics. Actually, there are three laws that we are going to focus on. जिसमें से first law and second law is in your syllabus and third law आप chemistry में ज़्यादा use करते हो. We are not gonna study it for physics. आपके physics में syllabus में ही नहीं है. Just touch करके छोड़ दिया उसको. Third law. Okay, it's about entropy. Have you guys heard about entropy? No, Yes. Yes, no, it's the mixed feeling है. Janelle, we'll talk No, about sir. it. Don't worry. Let's study about first zeroth law of thermodynamics. Now, this has quite fascinating story, to be honest. Why zero? Because if you have seen other laws like Kepler's first law, Kepler's second law, Kepler's third law, Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law, don't you think the laws of thermodynamics should have also been started with first law, second law, third law? But rather than that, they are starting like zeroth law. Like first law, second law, third law. बताया था मैंने. ठीक है, कोई बात नहीं. फिर कौन से चैप्टर में बताया था? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. यस, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैंने बताया था. बट फॉर दोस्त हु आर न्यू, फर्स्ट और सेकंड के बाद इन्वेंट हुआ, इसलिए उसको जीरो बोला. यस, जो जीरो लॉ था वो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद डिस्कवर हुआ. मतलब फर्स्ट लॉ बनाया उन्होंने, सेकंड लॉ बनाया एंड देन दे रियलाइज यार वी हैव नॉट इंट्रोड्यूस टेम्परेचर ओनली. तो टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इंट्रोड्यूस किया. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज जीरोथ लॉ? मतलब वो फर्स्ट एंड सेकंड के पहले आया ना, इसीलिए उसको जीरो बोला. व्हाट इज जीरोथ लॉ? ओके, मैं कैसे याद रखता हूँ देखो. इफ ए इज इन फ्रेंडशिप विद सी एंड इफ ए इज इन फ्रेंडशिप विद बी, देन इनडायरेक्टली बी एंड सी विल आल्सो बिकम फ्रेंड. तो अब आपने देखा होगा, आप किसी और के साथ फ्रेंड हो और आप किसी और तीसरे के साथ फ्रेंड हो, तो इन दोनों का फ्रेंडशिप अपने आप हो जाता है. तो अगर अभी ये वर्ड फ्रेंडशिप है उसको रिप्लेस करो थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ. नाउ यू कैन मॉडिफाई दिस लाइक दिस. इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी and if same A is in thermal equilibrium with B, then indirectly B and C will also be in thermal equilibrium. What else you can write about this particular law? Ki it is used to introduce or to define temperature. तो जब ये लॉ इंट्रोड्यूस किया तो उससे हम लोगों को टेम्परेचर का आइडिया आया, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम, करेक्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या सेम होना चाहिए?
तो हमें पता चला कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर गाइस? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, Very sir. good. यस सर। चलो, लेट्स बिगिन विद द ब्रांच विच इज थर्मोमेट्री। ये एक्चुअली थर्मल प्रॉपर्टीज में आपको 11th में था, जिसमें भी डिलीट हो गया था सिलेबस, सो वी आर नॉट गोना डिस्कस इट इन डिटेल। Thermometry is the branch of science or branch of thermodynamics which deals with the measurement of temperature. Okay, तो like for example you use mercury thermometer, तो mercury thermometer का डिजाइन, उसका कैलिब्रेशन, कैसे कुछ डिवाइस बना सकते हैं, ये सारी चीजें किसमें आती है? थर्मोमेट्री के अंडर आती है। Let's now talk about few important terms like heat है, internal energy है and work done है। क्या क्या पढ़ना है अभी? Heat, internal energy and work done. So internal energy is the energy associated with random disordered motion of molecules of a system. समझो आपने एक मेटल लिया, इस मेटल के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली वाइब्रेट होते रहते हैं, तो जो इंटरनल एनर्जी होता है इट इज एसोसिएटेड विद दीज वाइब्रेशन। अगर आपने एक गैस लिया तो गैस के अंदर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते होते ट्रांसलेट भी होते हैं, सो दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन। हैव यू हर्ड दिस वर्ड इन केमिस्ट्री, ब्राउनियन मोशन? यस सर। Yes. Okay, so my point is that कि this kind of random motion is actually happening inside the materials. Okay, now अभी अंदर मोशन कर रहे हैं, पार्टिकल डांस कर रहे हैं, तो उनके लिए एनर्जी तो लगेगा, तो वो एनर्जी के साथ डांस करते हैं, उनके पास जो एनर्जी होता है उसी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अगर समझो आपने इस मेटल को हीट करना चालू किया तो यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, and if you are providing energy from outside to inside, what is gonna happen? This particular molecule के पास ज्यादा एनर्जी होगा क्योंकि आप बाहर से उसको प्रोवाइड कर रहे हो, बाहर से हीट कर रहे हो, तो मॉलिक्यूल और ज्यादा डांस करना चालू होता है। शॉर्ट में क्या सीखा? इंटरनल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। अगर आप बाहर से हीट प्रोवाइड करोगे तो वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, इनडायरेक्टली इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। ओके, दिस पर्टिकुलर थिंग इज वी आर गोना स्किप इट बिकॉज ये आपको केटीजी चैप्टर में आएगा। लेट्स नाउ टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक सिस्टम। We already discussed it. System boundary surrounding together they create universe. Then we discussed about open system, closed system, isolated system. Closed system में water bottle as example क्यों लिया है? आप ठंडे पानी का बॉटल लेते हो दुकानदार से, फिर आप उसको साइड में रख देते हो, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स नॉर्मल, दैट इज जो ठंडे पानी का बॉटल था उसने बाहर से हीट एब्जॉर्ब किया, बराबर ना? तो ठंडे पानी ने क्या किया? बाहर से हीट एब्जॉर्ब किया। क्या पानी चेंज हुआ अंदर का? नहीं, इट्स वन एंड द सेम। सो दिस इज द रीजन वाटर बॉटल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम सिंपल कंसेप्ट, एकदम सिंपल। अगर समझो आपके पास सिस्टम है, सिस्टम का टेम्परेचर Ts है एंड एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर Te है। इमेजिन करते हैं कि Te इज ग्रेटर देन Ts, दैट इज आपका जो सराउंडिंग है वो ग्रेटर टेम्परेचर पे है कंपेयर टू द सिस्टम। नाउ वी ऑलरेडी स्टडीड दिस, नेचुरली हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो हीट Te से लेके Ts की तरफ फ्लो होगा, बाहर से अंदर घुसेगा हीट। ऐसे केस में जब हीट सिस्टम के अंदर फ्लो होता है या फिर सिस्टम के अंदर घुसता है, वी कॉल हीट और वी टेक हीट एज पॉजिटिव। तो हीट को पॉजिटिव कब लेना है? जब वो बाहर से सिस्टम के अंदर घुसेगा। अंडरस्टैंड हुआ ये? Yes, sir. यस और एक चीज केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स के साइन कन्वेंशन और फिजिक्स सर के ये एक बार थर्मोडायनेमिक्स वापस से बोल। सिंपल है तनुष। अगर बाहर से अंदर हीट आ रहा है किसी भी सिस्टम में तो हीट को पॉजिटिव लेना है, ओके सर। बस इतना ही याद रखोगे तो दैट विल बी इनफ। सेकेंड वाला कंसेप्ट, एनर्जी फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम। अभी ऐसे इमेजिन करो आपका सिस्टम गर्म है, सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू द एनवायरमेंट। सिंपल एग्जांपल, आप किसी भी चीज को गर्म करते हो गैस पे तो वो हॉट हो जाता है, इन दैट केस हॉट सिस्टम अपना हीट बाहर भेजता है, तो वो केस में हम लोग Q को
निगेटिव कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं? क्यू को निगेटिव कंसिडर सर करते हैं। एनर्जी फ्लोइंग इनटू द सिस्टम का एक एग्जांपल दो ना। एनर्जी फ्लोइंग इनटू द सिस्टम एकदम सिंपल है। पानी का ठंडा बोतल ले, तो बाहर से हीट अंदर आता है क्योंकि बाहर रूम टेम्परेचर पे है, या राइट। दैट इज 27 जो भी होगा वो, या फिर 37 जो भी होगा वो, और ये अंदर वाला बॉटल है 12 पे, तो टेम्परेचर कम हुआ। देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स। अभी फॉर एग्जाम्पल बाहर ठंडी पड़ी है और आप अंदर गर्म एटमॉस्फेयर पे हो, तो बाहर से ठंडी हवा अंदर आती है, तो ऐसे केस में हीट पॉजिटिव है, और अगर अंदर का हीट बाहर जा रहा है तो हीट नेगेटिव है। लास्ट वन, व्हेन देयर इज सर नो ठंडी हवा ट्रांसफर, अंदर आएगी तो उससे हीट कैसे ये होगा? उसे ठंडी हवा अंदर आएगी मतलब ठंडाई अंदर आएगी, तो हीट कम होगा। सॉरी, अंदर का हीट बाहर जाएगा। क्या बोल रहा हाँ हूँ मैं? कोई सर। अभी क्लियर हुआ ना तेरे को? और बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा हाँ मुझे। सर। ओके, व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जब हीट ट्रांसफर ही नहीं होता, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या बोला? टीएस और टी, जो भी दो चीजें हैं उनका टेम्परेचर सेम होगा, और अगर टेम्परेचर सेम है तो जो हीट ट्रांसफर है क्यू, दैट विल बी जीरो। समझ रहे हो? तो हीट ट्रांसफर जीरो। शॉर्ट में लाइक हम लोग अगर एकदम इन शॉर्ट पढ़े तो हम लोगों ने सिर्फ 2-3 चीजें पूछी। जैसे कि फर्स्ट चीज हम लोगों ने स्टडी की कि अगर आपके सिस्टम के अंदर हीट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स इफ द हीट इज कमिंग इनटू द सिस्टम, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। इफ इट इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, इफ द सिस्टम इज रिजेक्टिंग हीट, it is taken as negative, and if there is no heat transfer, then it is taken as zero. Let's study first law of thermodynamics. Very important one, very important one. Okay, and you can also see it is similar to conservation of energy. That is, energy cannot be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form to another. Okay, तो अभी ये कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो एक डायग्राम ड्रॉ करके हम लोग इसको और बेटर वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स से अपने पास एक मेटल है या फिर एक सिस्टम है। आप इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स कॉल चेंज इन हीट एज डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू का कुछ तो लेन देन है, आपने हीट प्रोवाइड किया। व्हाट इज गोना हैपन, इस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल है, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट समथिंग नोन एज इंटरनल एनर्जी, करेक्ट? तो उनके पास ऑलरेडी क्या है? उनके पास इंटरनल एनर्जी है। आपने जैसे ही इसको हीट करना चालू किया, जो उनका इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होके एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो पहले अगर इनका इंटरनल एनर्जी U1 था, अभी वो चेंज होके U2 होगा। सिंपल लैंग्वेज में दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर। क्या होगा? दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर। हेंस आपका डेल्टा यू बढ़ेगा या फिर डेल्टा यू विल इंक्रीज। तो आपने जब हीट प्रोवाइड किया उसके वजह से पहले इंटरनल एनर्जी बढ़ा, बट इंटरनल एनर्जी बढ़ने का भी एक लिमिट है। आफ्टर दैट क्या होगा? इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा हीट आप प्रोवाइड करोगे वो हीट क्या होगा पता है? वो हीट वर्क में कन्वर्ट होगा। नाउ जो सिस्टम के अंदर जो भी पार्टिकल्स है, दे विल ट्राई टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ वर्क, दे विल ट्राई टू कॉज सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आपको वर्क डन मिलेगा। शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले आपने हीट प्रोवाइड किया, उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ा, इंटरनल एनर्जी के बाद क्या बढ़ा? वर्क डन मिला। तो इनडायरेक्टली यू कुड से द हीट दैट वी सप्लाइड इज फर्स्ट यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी एंड आफ्टर दैट work is done. So delta Q is equals to delta U plus delta W is our first law of thermodynamics. केमिस्ट्री में भी पढ़ा था आपने ये? नो सर। नहीं पढ़ा अभी तक? केमिस्ट्री में भी है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, ठीक है। अभी लेट्स ट्राई टू इमेजिन दिस सिनेरियो। आपके पास एक पिस्टन है और इस पर्टिकुलर
सिलेंडर है एक्चुअली, और इस सिलेंडर में देयर इज अ पिस्टन। ओके, तो ये ऐसा डिस्क जैसा शेप होता है, रॉड होता है एक्सेट्रा। तो नॉर्मली क्या है कि इसके अंदर गैस है। ओके, एंड व्हाट यू आर गोना डू इज दैट यू आर गोना इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस। पहले क्या होगा, जो आपने हीट प्रोवाइड किया उसके जगह से, उसकी वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन होना चालू हो जाएगा, सो देयर विल बी मोर बाहर की तरफ वाइब्रेशन। जाएगा। हाँ, एंड जब एक सर्टन सर्टन इंटरनल एनर्जी से आप ज्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हो, देन दिस पिस्टन विल स्टार्ट मूविंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि गैस उसको पुश करेगा। तो गैस ने क्या लगाया, फोर्स लगाया। गैस ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। व्हाट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? वर्क। वर्क। तो क्या गैस वर्क कर रहा है? Yes. दिस इज वाई दिस डेल्टा डब्ल्यू कम्स। समझे? तो वर्क डन हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग हीट एनर्जी। वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव एज dq इक्वल्स टू du प्लस dw। मीन्स आप डेल्टा को d के फॉर्मेट में रिप्लेस कर सकते हो, डेल्टा को d के फॉर्मेट में, दैट इज डेरिवेटिव के फॉर्मेट में। बोथ ऑफ दीज ऑलमोस्ट मीन्स सेम थिंग, जस्ट ये डेरिवेटिव के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम will first increase the internal energy of the system and then work is produced. So that is delta Q equals to delta U plus delta W. Sir, how is it related to conservation of energy? जितना आप यहाँ पे हीट प्रोवाइड करोगे उतना ही चेंजेस यहाँ पे होगा दोनों के एडिशन में। So exactly energy provided is equals to energy utilized. Conservation of energy is applied. Let's move on with the sign convention, and we are actually gonna study this sign convention in depth in proper detail. पहला वाला साइन कन्वेंशन क्या मैंने आपको बताया? हाँ, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव। अगर हीट, अगर बाहर से हीट अंदर जाता है तो पॉजिटिव, अंदर से बाहर आता है तो निगेटिव। ओके, ये हो गया। अभी सेकेंड वाला पार्ट सुनो, वर्क डन बाय अ सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर आपका सिस्टम वर्क प्रोवाइड कर रहा है तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर आपने सिस्टम को वर्क दिया, मतलब आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग। अभी ये दिख रहे हो आप, ये वाला जो सिस्टम मैंने बनाया, इसमें मुझे बताओ, मुझे वर्क सिस्टम दे रहा है कि आई हैव टू प्रोवाइड द वर्क? दे रहा है वर्क। सिस्टम दे रहा है। वेरी गुड, क्योंकि सिस्टम वर्क, सिस्टम पिस्टन को पुश कर रहा है ना, तो सिस्टम इज प्रोवाइडिंग वर्क। इफ द सिस्टम इज प्रोवाइडिंग वर्क, देन आवर वर्क डन विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। वेयरएज अगर इसका उल्टा होता कि आप पिस्टन को पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो, तो वर्क डन नेगेटिव होता, क्योंकि आप सिस्टम के ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। नाउ व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज दिस, और ध्यान से सुनो, केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन उल्टे हैं। केमिस्ट्री में वर्क डन बाय अ सिस्टम को नेगेटिव कहा जाता है एंड वर्क डन गिवन टू अ सिस्टम को पॉजिटिव। प्लीज डोंट स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद विनीता मिस या फिर जो भी टीचर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। मैं मेरे जगह पे सही हूँ, वो उनके जगह पे सही है, बिकॉज द नजरिया और पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। केमिस्ट्री में चीजें अलग वे से देखी जाती है एंड फिजिक्स में चीजें अलग वे से देखी जाती है, and that is why our sign convention is different. But changing sign convention doesn't mean we are wrong, क्योंकि आपका आंसर जो आएगा वो उस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कंसिडर करते हैं कि राइट साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है एंड लेफ्ट साइड में निगेटिव। ऐसा क्यों? मुझे चाहिए तो लेफ्ट साइड वाला भी मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ एंड इट वोंट बी रॉन्ग, इट वोंट बी रॉन्ग। साइन कन्वेंशन हमने अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड किए। तो फिजिशियंस को ये फिजिसिस्ट को ये कन्वेंशन कंफर्टेबल लगा, उन्होंने ये यूज किया। जो केमिस्ट थे उनको दूसरा वाला लगा, तो उन्होंने वो यूज किया। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, तो गलती से भी आर्ग्यू मत करना मिस से जाके कि नहीं मिस आप कुछ और पढ़ा रहे हो, सर ने कुछ और पढ़ा, बिकॉज वो साइन कन्वेंशन ही सब्जेक्ट वाइज अलग हो जाते हैं। बस ये हीट एंड वर्क के उल्टे हो जाते हैं। मतलब हीट, अभी जैसा आपने यहाँ पे प्लस आया है ना, केमिस्ट्री में माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है।
इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के लिए पॉजिटिव होता है, अगर एनर्जी इंक्रीज हो रहा है इंटरनली तो पॉजिटिव, इफ देयर इज डिक्रीज देन इट इज नेगेटिव। अभी के अभी ये साइन कन्वेंशन रट्टा कर लो, because you will be needing them a lot while solving numericals. सर ये क्लास के बाद भेजोगे ना नोट्स? डेफिनेटली, बट अभी पढ़ना है, साइन कन्वेंशन अभी याद रखना है। सर इंक्रीज इन बोलो। इंटरनल एनर्जी वाला समझाओ ना थर्ड पॉइंट। ओके, मतलब साइन कन्वेंशन कैसे आया वो बताओ, ठीक है। हाँ। मान के चल तेरे पास एक सिस्टम है और इनिशियली उसका इंटरनल एनर्जी था 20 जूल, U1 था 20 जूल। आफ्टर हीटिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नाउ इट हैज बिकम 50 जूल, तो U2 हो गया 50 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी is equals to final internal energy minus initial. So the answer is 50 minus 20 which is positive 30. आंसर प्लस में आता है, इसीलिए जब भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है हम लोग का डेल्टा यू पॉजिटिव होता है। यही चीज अभी उल्टी कर दे, मतलब पहले इमेजिन करके टेम्परेचर 50 है और उस कम होके 20 हो रहा है, तो डेल्टा यू हो जाएगा U2 माइनस U1, दैट इज अभी 20 है माइनस 50, आंसर विल बी नेगेटिव। तो अगर इंटरनल एनर्जी ड्रॉप होती है, ड्रॉप, तो आंसर नेगेटिव में आता है। So that is why whenever there is decrease in internal energy, answer is negative. Increase in internal energy, answer is positive. क्या अभी समझा? यस सर समझा, थैंक यू। Okay. Let's move on with the next question. That is actually next concept. तो आपको ये दिख रहा है, यही सेम पिस्टन वाला अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। यहाँ पे Yes, गैस sir. है, फोर्स है एंड आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो और ये डिस्प्लेसमेंट है। एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला यहाँ पे मैं डिराइव करने जा रहे वाला हूँ, ध्यान से सुनो। We know that work done is actually force into displacement, that is F dx. No problem with that. We also know that force is actually pressure into area, क्योंकि pressure होता है force upon area. So force क्या हुआ? Pressure into area. पता है ये फॉर्मूला आपको? Yes, sir. ओके, Yes. सो F को पुट करते हैं आपको मिलेगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx. बट व्हाट इज एरिया टाइम्स लेंथ? Length into breadth. अरे कैसे? एरिया लेंथ इनटू Volume. ब्रेड्थ होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा। Yeah. एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ को हाइट ले लो, हाइट लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। Volume. So that means A dx will actually give you volume, and this is how you got the formula of work done equals to pressure into volume. So dv क्यों use किया? Because you are using dx over here. dx है इसलिए यहाँ पे dv है। But what is the formula of work done? Pressure into volume. That is why जब भी आप PV डायग्राम स्टडी करते हो, कौन सा डायग्राम? PV डायग्राम, उसमें एक प्रेशर होता है ऑन एक एक्सिस और दूसरे एक्सिस पे वॉल्यूम होता है। तो अगर समझो आपके पास एक कर्व है ऐसा वाला या फिर एक ग्राफ है, एंड अगर आपने इस ग्राफ के अंडर का एरिया कैलकुलेट किया, इसके अंडर का एरिया कैलकुलेट किया, तो आपको ये प्रोवाइड करेगा वर्क डन। डू यू रिमेंबर द लॉजिक दैट आई टॉट यू? अगर आपको एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है कभी भी, तो आप y एक्सिस इंटू Multiply. एक्स एक्स, हाँ, तो दोनों कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करते हो। y एक्सिस पे प्रेशर है, x एक्सिस पे वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है वर्क डन। तो पीवी डायग्राम का एरिया अंडर द ग्राफ विल बी वर्क डन। रिपीटिंग अगेन, पीवी डायग्राम का एरिया अंडर द कर्व विल बी वर्क डन। क्या समझा ये लॉजिक? Sir, बोलो। multiply वाला नहीं समझा ग्राफ। हाँ, वो शॉर्टकट मैंने सिखाया था एंट्रेंस के लिए। कभी सिखाया था पता है क्या? 11th में सिखाया था, मोशन इन प्लेन चैप्टर में। तो मैंने बोला था कि जब भी आपको किसी ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना है, तो आप उसके y के कंपोनेंट को x के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो। जैसे अपना y का कंपोनेंट p है और x का कंपोनेंट v है, और मैंने नोटिस किया अगर मैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम करूंगा तो मुझे वर्क डन आता है। तो इनडायरेक्टली मैंने ये प्रूव किया कि अगर मैं एरिया अंडर द पीवी डायग्राम करूं तो वर्क डन मिलेगा। अभी समझा? Okay. वेरी गुड।
तो यहाँ पे शायद मैंने नहीं लिखा है, एक नोट लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। एरिया अंडर पीवी डायग्राम गिव्स वर्क डन। हो गया ये कंसेप्ट रेडी। अभी कैसे सॉल्व करते हैं इसको आगे वो देखो। आपको इंटीग्रेशन पीडीवी वगैरह सब मिला, वी आई वी एफ। अच्छा ये सुनो ये सुनो ये सुनो, सॉरी अबाउट दैट। आपने देखा वर्क डन पीडीवी होता है, बट अगर वॉल्यूम छोटा है तो वर्क डन भी छोटा होगा। तो एक्चुअल में द फॉर्मूला शुड बी लाइक दिस, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पीडीवी। इज इट इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव गाइस? Is it in the form of derivative? Yes. Yes. So how to eliminate derivative? Integration. Integration. That is why in the next step we take integration. अभी integration of dx x होता है, तो integration of dw होगा w. So we will get w and ये हो जाएगा integration of p dv. अच्छा हम लोग सॉल्व किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। गुड मॉर्निंग। Are we solving with respect to volume? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So limit will be One. volume का ना, तो Yes. V1 V2। क्या अभी लॉजिक समझा ये फॉर्मूला के पीछे का? हाँ सर समझा। वेरी गुड। तो मैंने V1 V2 के जगह VI VF लिखा। VI indicating initial volume, VF indicating final volume. Okay, we will solve one sum and then we will end today's lecture. This is the sum. A gas enclosed in a cylinder is expanded to double its initial volume. तो अपने पास एक गैस है, ओके वो गैस को हम लोगों ने क्या किया, ऐसे वे में गैस को हीट किया कि वो इनिशियल वॉल्यूम के डबल कर रहा है, मतलब V2 is 2 times V1 at a constant pressure. This is very important. Let me tell you one interesting word for you. Constant pressure stands for isobaric. वर्ड है, आगे बहुत जगह यूज करेंगे। आइसो इंडिकेट्स कांस्टेंट, बेर इज रिलेटेड टू और बार इज रिलेटेड टू प्रेशर। सो आइसोबैरिक इज नथिंग बट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है, मतलब आप प्रेशर को फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हो, यू आर चेंजिंग द वॉल्यूम, यू आर डबलिंग द वॉल्यूम बट विदाउट चेंज इन इट्स प्रेशर। सो दे आर आस्किंग कि हाउ मच वर्क इज डन। So if you remember the formula of work done, it is integration of P dV V1 V2. Am I correct? ये फॉर्मूला सही लिखा है मैंने? Yes, sir. Okay. Now don't you agree प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि उन्होंने ही बोला है, एंड कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन के बाहर लेके आते हैं। So we can take P outside and we get integration of dV. Can anyone please tell me what will be integration of dV? V. Very good. So it will be V और ब्रैकेट में क्या आएगा, लिमिट्स V1 V2। लिमिट अप्लाई करते वक्त हम लोग यूज करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज at one time instead of V you will put V2, so we are going to get V2 minus at one time you are going to put V1, so P V1. This is the most basic formula for work done in case of isobaric process. This is general formula, this is specifically derived for isobaric process. अभी आपको P1 का वैल्यू कितना दिया है, 1 atmosphere, करेक्ट? मतलब प्रेशर दिया आपको 1 एटमॉस्फेयर। डू यू थिंक एटमॉस्फेयर इज SI यूनिट? इज एटमॉस्फेरिक इज SI यूनिट? No. We need to convert it then. What is the conversion between atmospheric and Newton per meter square? 10125. Yes. No. 1.0 अच्छा तो 1013 1.013 bar. into 10 raised to 5 Newton per meter square. तो आप प्रेशर के जगह 1.013 into 10 raised to 5 पुट कर सकते हो। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो
V2 minus V1 na. So V2 ke jagah you can write 2V1 minus V1. 2V1 minus V1 is nothing but V1. So your final answer will be 10 raised to 5 V1. Now, as long as you don't know the value of V1, you won't be able to solve this sum. So they intend to keep the sum like this only. Is it understandable? Yes. Yes, sir. Okay. So board students, you just have to write the notes as homework. CET students, you can, I already gave you the other homework. Okay. That's it for this lecture.